हाय गाइस, दिस इज़ मी हसन एंड वेलकम टू हसन एकेडमी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे नाइपर जेई क्या कुछ क्वेश्चन, जिसमें बेसिकली केमिस्ट्री का पोर्शन हम लोग देख रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। तो ऑलरेडी दो वीडियो अपलोड हो चुका है इसके ऊपर, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ये पार्ट 3 है, जहाँ पे हम लोग एक दो मास का क्वेश्चन और एक एनएमआर का क्वेश्चन और दूसरा केमिस्ट्री का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या दिया है, यहाँ पे क्या पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पीक विल बी ऑब्जर्व्ड इन मास स्पेक्ट्रम ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग क्लोरीन एटम। क्लोरीन एटम का जो मास स्पेक्ट्रम होगा ना, उसमें पीक कैसे दिखा जाएगा उसके बारे में पूछ रहा है। और यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कि एम पीक और M+1 और M+2 1/3 और एज लार्ज एज एम, मतलब एम से M+2 जो होगा ना वो 1/3 पोर्शन होगा। तो ये बेसिकली कैसे होता है ये चीज़, चलो पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन में आते हैं। तो जो मास स्पेक्ट्रम हम लोग करते हैं ना, उसमें कभी कभी आइसोटोप आ जाते हैं कंपाउंड में। तो आइसोटोप क्या होता है, जिसमें एटॉमिक नंबर सेम होता है बट एटॉमिक मास जो होता है ना वो डिफरेंट हो जाते हैं। तो उसके वजह से क्या होता है, जब हम मास स्पेक्ट्रम देखते हैं तब वहाँ पे चेंज हो जाता है। जैसे सबसे पहले हम लोग ब्रोमीन से शुरू करेंगे। तो ब्रोमीन अगर आपको पता रहेगा, ब्रोमीन का दो आइसोटोप दिखाता है, एक 79 का, एक ब्रोमीन 81 का दिखाता है। तो इस दोनों में जो डिफरेंस है ना वो M+2, दैट मीन्स दो प्लस हो जाएगा। तो इसका जब हम मास स्पेक्ट्रम करेंगे, सपोज ये किया है, तो यहाँ पे अगर पहला पीक आया तो ये जो पीक होगा इसका 3+2 में M+2 में और एक पीक आएगा। तो बात यहाँ पे ये है कि ये जो दोनों पीक आएगा ना, उसका जो लेंथ होगा उसका रेशियो हम किस तरह से अरेंज करेंगे, उसका हाइट को किस तरह से अरेंज करेंगे वो डिपेंड करता है। और वो डिपेंड करता है इसका नेचुरल एबंडेंस पे, कि ब्रोमीन का नेचुरल एबंडेंस कौन सा आइसोटोप का कितना है। तो ब्रोमीन का जो नेचुरल एबंडेंस है तो ये ऑलमोस्ट 50% है, 50-50% है, दोनों का इक्वल है, जिसकी वजह से ये दोनों का जो हाइट है सेम होगा। बट अगर क्लोरीन का आप देखोगे ना, एक्चुअली ये 49 और ये 51 है, बट मैंने 50% बोल दिया क्योंकि ये ऑलमोस्ट सेम हाइट में रहता है, तो ये समझ लेना। अब देखेंगे क्लोरीन के बारे में। तो क्लोरीन का दो आइसोटोप क्या क्या है, एक है क्लोरीन 35, एक है क्लोरीन 37। बट यहाँ पे क्या होता है, जब आप मास स्पेक्ट्रम करोगे ना, ये ब्रोमीन के लिए है, ये ब्रोमीन के लिए है। जब क्लोरीन के लिए आप करोगे कोई भी कंपाउंड जिसमें क्लोरीन रह जाएगा, तो उसका टोटल मास सपोज यहाँ पे आया था M वाला, ये M वाला, और उसके बाद M+2 वाला, ये सिर्फ इसका 1/3 पोर्शन ही होगा। सपोज ये आप ले लो 9 सेंटीमीटर हाइट है, और तो ये 3 सेंटीमीटर होगा। ऐसे तो ऐसा होता नहीं है, कुछ अलग ही होता है, वो आप देख लेना किस तरह से। तो इसका पीछे का रीजन क्या है, इसका पीछे का रीजन, ओरिजिनल रीजन जो है ना, वो है क्लोरीन 35 का जो आइसोटोप है वो 75% नेचुरल एबंडेंस है उसका, और इसका है सिर्फ 25%। और उसके वजह से ये जो डिफरेंस होता है वही इसके वजह से होता है। तो वही क्वेश्चन पे यहाँ पे पूछ रहा था कि अगर क्लोरीन का कोई कंपाउंड का स्पेक्ट्रम करेंगे, मास स्पेक्ट्रम, तो कैसा होगा। तो यहाँ पे बहुत कुछ दिया है। एक में दिया है M और M+2 होगा बराबर, M+1 तो होगा ही नहीं, एक 8 2, क्योंकि आइसोटोप में 2 का डिफरेंस है। और उसके बाद यहाँ पे क्या दिया है, इसमें C में M और M+2 एज लार्ज एज M, मतलब M+2 जो है ना वो M का बराबर है बोल रहे हैं, बट M का बराबर कैसे होगा, क्योंकि उसका एबंडेंस 50% है नहीं, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये करेक्ट आंसर जो होगा ये B होगा, M+2 1/3 एज लार्ज एज M। तो यही हमारा करेक्ट है, ये भी गलत है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये बात याद रखना जरूरी है कि 75% होता है इसका और इसका 25%। और सपोज किसी रीजन से आप ये भूल गया कि इसका रेशियो कितना था और किसका हाइट कितना होगा, तो आप इसको और एक तरीके से याद रख सकते हो। उसके लिए आपको देखो, एटलीस्ट तो आपका ये तो पता ही होगा कि क्लोरीन 35 एंड 37 आइसोटोप दिखाता है। और आपको ये भी पता है कि जो ये दोनों है ना, इसको मास नंबर हम लोग बोलते हैं। ये मास नंबर 35 और 37 है, जो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से होता है, ये कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता। बट एटॉमिक मास जो होता है ना, वो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा वो फ्रैक्शन में भी रहते हैं। वो कितना है एटॉमिक मास इसका, 35.5।
तो अगर आपको ये पता है और ये दोनों के बारे में पता है कि 35 है और 37 है और उसका एटॉमिक मास 35.5 है, तब भी आप निकाल सकते हो, क्योंकि तब आप अगर कैलकुलेशन करोगे ना नॉर्मल वाला, तब आपको पता रहेगा कि 35 का 3 पोर्शन जोड़ दो और 37 का 1 जोड़ दो और 3 + 1 4 से डिवाइड कर दो, तब आपको मिल जाएगा 35.5। तब यहाँ से पता चल रहा है कि इसका 3 और इसका रेशियो है 1। तो अगर आप वो पहले भूल गए हैं बट ये सिर्फ इतना बात पता है, तब भी आप निकाल सकते हो। तो ये बस एक तरीका था कि किस तरह से आप चीज़ें को याद रख सकते हो, क्योंकि एग्जाम में कभी प्रेशर होता है तो आप 1-2 तरीका भूल भी सकते हो। तो दूसरा ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम फिर क्वेश्चन 2 में डिस्कस करेंगे कि इन एनएमआर ऑफ एनएमआर का कितना पीक देगा पूछ रहा है 1,4 डाइऑक्सिन के लिए। तो ये जो है ना 1,4 डाइऑक्सिन, तो ये क्वेश्चन किसी बच्चे के लिए बहुत इजी है, 2 सेकंड का काम है, और किसी के लिए ये तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि 1,4 डाइऑक्सिन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चर क्वेश्चन पे दिया नहीं हुआ है। तो स्ट्रक्चर कैसा होता है 1,4 डाइऑक्सिन का, कुछ इस तरह से होता है। हाँ, अगर स्ट्रक्चर पता हो गया तब तो अब आपको आंसर मिल जाएगा। और तभी भी कुछ बच्चे गलती कर सकते हैं, क्योंकि ये और इसका सेम पिक और इसका सेम पिक, तो 2 पिक सोच सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। देखो एनवायरनमेंट जो है ना, इस ऑक्सीजन से ये वाला पोर्शन भी जितना दूर में है ये भी सेम है, और इसका भी सेम पोर्शन है, सेम एनवायरनमेंट है। तो एनवायरनमेंट में कुछ डिफरेंस नहीं है। तो ये जो एनएमआर पिक आएगा ना, एचएनएमआर का पिक, ये एक ही आएगा। तो ये किसी के लिए टफ है, किसी के लिए बहुत इजी क्वेश्चन था। ये 1 हमेशा एक पिक आएगा। ये स्ट्रक्चर याद रखना 1,4 डाइऑक्सिन। उसके बाद क्या पूछा गया है, उसके बाद पूछा गया है द डिटरमाइन द करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन, और RNS कॉन्फ़िगरेशन पूछा है। वो मैंने पहले भी एक किया हुआ था, पर ये वाला थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे देखो एसिमेट्रिक कार्बन तो पहले दिखाया नहीं है, तो आपको पता करना पड़ेगा कि ये वाला ही एसिमेट्रिक कार्बन है। और 4th ग्रुप का कोई कुछ नहीं दिखाया कि कैसे होगा, 4th ग्रुप ड्रॉ ही नहीं किया। देखो अगर यहाँ पे एक एबव द प्लेन है ना, तो दूसरा वाला बिलो द प्लेन होगा, और वो ही होगा हमारा हाइड्रोजन। अब तो इजी हो गया, अब इसको जस्ट नंबरिंग कर लो CIP के रूल से। ये हो जाएगा नंबर 1, क्योंकि ये नाइट्रोजन है, कार्बन से पहले ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा नंबर 2, और उसके बाद ये हो जाएगा नंबर 3। 4th ग्रुप तो 4 हो जाएगा, उसको छोड़ो। तो इसको आप जब ऐसे घुमाओगे ना, तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, एंटी क्लॉक हो रहा है, और हमारा 4th ग्रुप बिलो द प्लेन है, जिसका मतलब एंटी क्लॉक में जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो S होगा, तो दिस S इज द आंसर। अगर 4th ग्रुप एबव होता तो उल्टा हो जाता, R हो जाता। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, व्हाई बिलो स्ट्रक्चर फेल टू डायलएल्डर रिएक्शन। तो ये डायलएल्डर रिएक्शन क्यों नहीं दिखा था, ऑप्शन कुछ था, मैंने हटा दिया, छोड़ो, ऑप्शन नहीं चाहिए, क्योंकि आपको समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो डायलएल्डर रिएक्शन में क्या होता है, एक डाइन होता है, एक डाइनोफाइल होता है, जो आपस में मिलके फिर नेक्स्ट प्रोडक्ट दिखाता है। तो उसमें कंडीशन क्या है, सपोज हम लोग 4+2 का ले लिया, 4+2 डायलएल्डर रिएक्शन ले लिया, उसमें कंडीशन ये है कि जो डाइन होगा, तो सपोज ये डाइन ले लिया, वो डाइन सिस फॉर्म में होना जरूरी है। बट ये वाला जो कंपाउंड है, इसमें आपको, अगर मैं कैसे दिखाऊं, अगर इसमें ऐसे ड्रॉ किया ना, यहाँ से फर्दर इस तरह से आप ड्रॉ करोगे ना, तो ये सपोज एक दीवार ले लिया, तो इसका इधर एक बॉन्ड है, इधर एक बॉन्ड है, दैट मीन्स इट इज अ ट्रांस, इट इज नॉट ए सिस। तो ये सिस नहीं है, ये ट्रांस है, तो ये रिएक्शन नहीं दे सकता। तो इसका फर्दर कैसे होता है, सपोज ये इधर आया, ये इधर मूव हुआ, ये ऊपर गया, तो ये जाके इस तरह से रिएक्शन कर लेता है, ये इधर आ जाता है, बस इस तरह से कंपाउंड बन जाता है। तो ये डायलएल्डर रिएक्शन का खासियत ही है कि ये जो डाइन है ना, पहले वाला को डाइन बोलता है, फिर दूसरा वाला को डाइनोफाइल बोलता है। तो डाइन जो है ना, ये हमेशा सिस में रहना जरूरी है, तो ये सिस में है नहीं, तो वही ऑप्शन में वही दिया था कि सिस में है कि नहीं। और एक देख लो ये जल्दी से, इसमें क्या पूछा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हेटेरोएनुलर। हेटेरोएनुलर कौन सा नहीं है, तो हेटेरोएनुलर क्या होता है, हेटेरोएनुलर डाइन होता है। तो हेटेरोएनुलर डाइन होता है जब एक होमोएनुलर डाइन, पहले समझ लो, होमोएनुलर क्या होता है, जब एक ही साइकिल में
सपोज ये साइकिल है, इसी साइकिल में 2 डबल बॉन्ड रहेगा अंदर, तो उसको बोलता है होमोएनुलर। और हेटेरोएनुलर होता है जब एक साइकिल का अंदर होगा एक बाहर होगा। तो इसमें ऑप्शन में जो जो दिया है ना, उसमें देखो सबसे पहले ये डी वाला देखो, इसमें तो एक ही बॉन्ड है, डाइन बनने के लिए 2 बॉन्ड चाहिए, ये डबल बॉन्ड है ही नहीं, इसको काटो। उसके बाद ये देखो, ये भी तो ये तो साइक्लिक फॉर्म में है ही नहीं, एक रिंग के अंदर होना चाहिए। और ये जो है ना, ये दोनों रिंग है, बट एक इस रिंग में है एक इसमें है, ये भी नहीं है। तो ये होगा आंसर हमारा, क्योंकि व्हिच इज नॉट हेटेरोएनुलर पूछ रहा था, डेट मीन्स होमोएनुलर डाइन पूछ रहा था। तो यही है हमारा आंसर। तो गाइस और वीडियो आते रहेगा पार्ट 4 और इस तरह से कंटिन्यू होगा एग्जाम तक। तो आप जितना हो सके इसको शेयर करो, आप तुम लोगों का फ्रेंड के बीच में शेयर करो, और जिसको भी जानते हो उसको शेयर करो। एंड फॉर वॉचिंग, थैंक यू। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर।